हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है हम सेंटेंस एंड इट्स पार्ट्स की चर्चा कर रहे हैं और ये हमारा तीसरा लेक्चर है। अभी तक आपने 2 लेक्चर को कवर नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सबसे पहले उन्हें कवर करें, जिससे आपको सेंटेंस क्या होता है, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, प्रेडिकेट क्या होता है, उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, पता चल जाए। और आज जल्दी से इसका पहले क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सब्जेक्ट के रूप में हमने सीखा कि सब्जेक्ट किन किन भागों से मिलकर बना होता है। जैसे कि सबसे पहले हम डिटरमिनर का यूज करते हैं, उसके बाद हम यूज करते हैं एडजेक्टिव का, उसके बाद हम हेड वर्ड का यूज करते हैं, उसके बाद हम एडजेक्टिव फ्रेज का यूज करते हैं। इस प्रकार से हमारा सब्जेक्ट वर्क करता है। और आज हम देखेंगे कि प्रेडिकेट में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और कैसे वर्क करते हैं। और आज का लेक्चर आखिरी लेक्चर है इसका। इसके बाद हम एक्सरसाइज की चर्चा करेंगे। बहुत शॉर्ट नोट्स हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रेडिकेट पार्ट कहाँ से शुरू होता है। यहाँ पे देखिए प्रेडिकेट पार्ट के अलग अलग भाग होते हैं, बिल्कुल अलग अलग भाग होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि केवल वर्ब से काम चल जाता है। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि प्रेडिकेट सदैव वर्ब से तो शुरू होते हैं, लेकिन कभी कभी प्रेडिकेट में केवल वर्ब पार्ट होता है। सबसे पहला पॉइंट यही लिखा है कि ओनली वर्ब। कुछ वाक्यों में प्रेडिकेट जो होता है वो केवल वर्ब होता है, केवल क्रिया होती है। प्रेडिकेट में केवल एक क्रिया होती है, एक क्रिया। और जब एक क्रिया होगी तो क्या होगा, तब भी बात पूरी है। जैसे कि एक एग्जांपल को देख सकते हैं, यहां पे लिखा है शी रैन। रैन सेकंड फॉर्म है, यानी वह दौड़ी। अब वह दौड़ी, अब सब्जेक्ट तो ये हो गया और हमने पहले से ही पढ़ रखा है वर्ब पार्ट हमेशा प्रेडिकेट पार्ट जो होता है, प्रेडिकेट पार्ट वर्ब से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है, वर्ब से शुरू होता है। तो यहां पे जो रैन है यही पूरा क्या करेगा, कार्य प्रेडिकेट का कार्य करेगा। इसके बाद देखिए वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट दे रखा हो। क्या दे रखा हो, ऑब्जेक्ट दे रखा हो। बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब क्रिया का प्रभाव जब क्रिया का प्रभाव किसी वस्तु या व्यक्ति पर पड़ता है तो उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। हाँ, जैसे कि मैंने आम खाया तो आप तुरंत समझे कि खाने क्या खाया, तुरंत क्या का सेंस आया। तो क्या खाया और क्या के सेंस में आम आ रहा है, तो आम हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सही है। और जिसमें क्या का सेंस आता है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले देख लें, जब क्रिया के साथ उसका प्रभाव किसी व्यक्ति या वस्तु पे पड़ता है तो उसे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। और इसके साथ साथ हमको देखना पड़ेगा, जरा एक एग्जांपल देखिए कितना आसान है। आई बॉट अ पेन। देखिए मैंने कहा कि मैंने एक पेन क्या किया, खरीदा। और अगर आपसे पूछे कि क्या सेंसर आपने क्या खरीदा, तो आप क्या कहेंगे, मैंने पेन खरीदा, कहेंगे ना। और जिसमें क्या का सेंस आएगा उसको हम क्या कह सकते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। और हाँ, क्या खरीदा, खरीदने का कर्म किस पे हो रहा है, पेन पे हो रहा है। तो पेन हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। बेसिकली जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं ऑब्जेक्ट। और जब इसमें हम देखेंगे, पहला होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी हमने ब्रैकेट में आपके समझने के लिए लिख दिया है सजीव। और दूसरा होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि निर्जीव। ये समझने के लिए है। सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं क्या कहती है। सजीव क्या होता है, यह अक्सर किसी व्यक्ति के लिए आता है, यानी जीवित इंसान के लिए आता है, जीवित चीजों के लिए आता है। ऑब्जेक्ट यानी जो व्यक्ति जीवित है उसके लिए आता है। और मैंने लिखा भी है, ये जो मी है, हिम है, यू है, अस है, ये किसकी तरह कार्य करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करेगा। और आप छोटी क्लासों में पढ़ भी चुके हैं, आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, यू का ऑब्जेक्ट यू होता है, और ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, और शी का ऑब्जेक्ट हर होता है। इसी प्रकार से दे का देम होता है और वी का अस होता है। हम ऑब्जेक्ट पढ़ चुके हैं, लेकिन याद रखिएगा जब हम किसी व्यक्ति की बात करेंगे तो हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करेगा। अब इसके बाद देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसी वस्तु या चीज के लिए आता है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, मैंने क्या खाया, मैंने आम खाया। क्या खाया, आम खाया। जब हम आम की बात कर रहे हैं तो आम कोई चीज है, फूड है, खाना है। और मैंने क्या लिखा, मैंने पत्र लिखा। मैंने क्या खाया, मैंने एप्पल खाया। जब हम इस तरीके से कहेंगे, यानी किसी वस्तु या किसी चीज के बारे में चर्चा करेंगे, तो वो हमारे लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा। और किसी वस्तु व्यक्ति की बात करेंगे, वो हमारे लिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा। अब देखिए यहां पे एक एग्जांपल बहुत अच्छा दे रखा है।
ये देखिए, मदर गेव मी फूड, मदर गेव मी फूड। अब देखिए यहां पे एक चीज दे रखी है, यहां पे एक व्यक्ति दे रखा है। ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है। मदर गेव मी फूड। अब यहां पे हिंदी निकालिए, मम्मी ने दिया, क्या दिया? खाना। जिसमें क्या का सेंस आ रहा है वो क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और किसे का सेंस आए? किसका सेंस आए? किसे दिया? मुझे दिया। तो मैं कौन हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सही है? हाँ। कैसे पहचानेंगे? जब आपके पास दो ऑब्जेक्ट होंगे तो आप उसमें देखिएगा क्या का सेंस किस में आ रहा है। जिसमें क्या का सेंस आ रहा है तो आप निश्चित तौर पर कह सकते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जिसमें किसे का सेंस आए वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। या यूं कह लें, सजीव के लिए हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और निर्जीव के लिए हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। यहां पे मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और फूड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फूड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे एक नोट देख लीजिए, बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं जब वो पैसिव बनाते हैं। अभी तो नहीं दिक्कत आती है, लेकिन जब आप पैसिव बनाते हैं तो अक्सर बच्चे कहते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट पहले लगाना है। तो देखिए, यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आए, यहां पे देखिए क्या हुआ, उल्टा हुआ। यहां पे क्या कह रहा है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले हो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में हो। लेकिन इस जो हमने एग्जांपल दिया उसमें क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में है। अगर हम इसको उल्टा करते हैं, जैसे इसमें देखिए, मदर गेव फूड मी, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में है। तो इन दोनों के बीच में हमको क्या लगाना पड़ेगा? क्या लगाना पड़ेगा? टू लगाना पड़ेगा, यानी टू लगाएंगे तब हमारी बात पूरी होगी। मदर गेव फूड टू मी। हाँ, अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लगा रहे हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में, तो नियम क्या कहता है कि दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में टू का यूज करेंगे। क्लियर? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए बेटा, अब आगे की ओर देख लेते हैं। आगे कह रहे हैं कि क्रिया पूरक शब्द, क्रिया के साथ पूरक, पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट जो वाक्य को पूरा करे। कभी कभी क्या होता है कि कुछ वाक्यों में क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट ना होकर वाक्य को पूरा करने वाले शब्द आए, वाक्य को पूरा करने के लिए शब्द आए, उसे क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसे कि आई एम अ टीचर, मैं कौन हूं? टीचर हूं। कोई कार्य या कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया, मैं एक टीचर हूं, तो आई एम अ टीचर, और वर्ब एम के बाद सीधे सीधे कॉम्प्लीमेंट आया है टीचर। और यहाँ पे दो और एग्जांपल्स लिखे हैं, और ये कॉम्प्लीमेंट कोई नाउन हो सकता है, कोई एडजेक्टिव हो सकता है। बहुत आसान है, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, ध्यान देंगे बहुत आसानी से सीखी जा सकती हैं। आई कॉल माई डॉग टॉमी, मैं अपने कुत्ते को क्या पुकारता हूं? टॉमी पुकारता हूं। अब टॉमी क्या है? नाम है ना, तो नाम कॉम्प्लीमेंट यानी नाउन कॉम्प्लीमेंट हो गया कि आई कॉल माई डॉग टॉमी, और टॉमी क्या है? नाम है, कोई ऑब्जेक्ट या कोई कार्य नहीं हो रहा है। अब दूसरे में देख लीजिए, जो क्लॉथ्स हैं वो कैसे हैं? क्लीन हैं। कैसे हैं? क्लीन है। अब जो क्लॉथ्स क्लीन है, और क्लीन ही उसकी विशेषता है, यानी बात को पूरा करने के लिए हमने क्लीन शब्द का यूज किया है। और साफ क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, लेकिन एज अ कॉम्प्लीमेंट यूज हो रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। आज बस इतना ही, और इस प्रकार आज हमने सारे रूल्स को कवर कर लिया, सारे वन बाय वन को डिस्कस किया, कैसे सेंटेंस के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कहाँ पे कैसे यूज करते हैं, और प्रेडिकेट के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उसमें कैसे हम यूज करते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, और इसी प्रकार से हमने सब्जेक्ट में भी कैसे डिटरमाइनर वर्क करता है, कैसे एडजेक्टिव, हेड वर्ड और एडजेक्टिव फ्रेज वर्क करता है, हमने सीखा है। और जब सीख लिया है तो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज को। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। शुक्रिया।